लगता है कि होम्योपैथी सिर्फ पुरानी बीमारियों में यूज़फुल है, इमरजेंसी कंडीशन में इसका कोई यूज़ नहीं है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज हम ऐसी ही एक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचा सकती है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। Carbo-veg. It is prepared from vegetable or wood charcoal and it was proved by Dr. Hahnemann. पहले चारकोल का यूज़ एज एन डिसइंफेक्टेंट, एज अ डिओड्रेंट किया जाता था बिकॉज ऑफ इज एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज़। तो जैसे जब किसी अल्सर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी तो उसके ऊपर चारकोल का पाउडर लगा दिया जाता था, तो चारकोल वो सारी बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता था। बट दिस इज़ नॉट क्योर, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर से उस अल्सर के अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती थी और अल्सर तो ठीक होता नहीं था चारकोल लगाने के बाद। तो ये सिर्फ चारकोल का एक सुपरफिशियल एक्शन था। उसके बाद डॉक्टर हैनीमैन ने चारकोल को प्रूव किया और उसकी डायनामिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी सामने आई। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो कैसा होता है कार्बोवेज का पेशेंट? चिली, थर्स्टी, इसकी मैक्सिमम कंप्लेंट राइट साइड पर आती है। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और टिमिड होते हैं, मीन्स बहुत ही शाय होते हैं, डरपोक होते हैं और अपनी बात दूसरों के आगे जाहिर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जैसा कि हमें पता है कि जो राइट साइडेड पर्सनैलिटी होती है वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन कार्बोवेज राइट साइडेड होने के बावजूद इतना टिमिड और शाय होता है। तो जब कभी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए जो राइट साइडेड होने के साथ साथ स्लो है और टिमिड है, तो आपको 4 ग्रुप सोचने हैं। पेशेंट कैन बी आइदर बराइटा और कैलकेरिया और काली और एनी कार्बन्स। ओके, नेक्स्ट, कार्बोवेज के पेशेंट जो होते हैं वो जनरली मोटे होते हैं और बहुत आलसी होते हैं, वो हर काम को आगे के लिए टालते रहते हैं। ये पेशेंट फुलिश होते हैं, मीन्स इनको समझ नहीं होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, इनको ये नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है और उसका आपके पास 6 बजे का अपॉइंटमेंट है, लेकिन पेशेंट आ रहा है आपके पास 7 बजे। और अब आप उससे पूछते हैं कि आप इतना लेट कैसे हो गए, तो वो क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं तो आपके पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे को भूख लग गई तो मैं वो चाट पकौड़े खाने लग गया। तो उसको पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो उसको यही नहीं पता कि उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसको हेल्दी और बॉइल्ड खाना खाना चाहिए जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और वो क्या खा रहा है? चाट पकौड़े खा रहा है, जिससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। दूसरा, वो अपनी हेल्थ से ज़्यादा चाट पकौड़े को इंपॉर्टेंस दे रहा है। उसको अपॉइंटमेंट की नहीं पड़ी कि 6 बजे मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, चलते चलते रास्ते में चाट पकौड़े की दुकान दिख गई तो चाट पकौड़े खाने निकल गया, है ना। तो इस तरीके से पर्सन फुलिश बिहेव करते हैं, इनको पता ही नहीं होता किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मीन्स ऐसे लोग जो बहुत ही खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो कार्बोवेज इज़ अ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो लोग जो अच्छे खाने के शौकीन होते हैं कि ऐसा खाना खाएं जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, जिसके अंदर ऑयल जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का हो। तो वो खाना जो खाते हैं वो देख के सोच समझ के खाते हैं। और दूसरे खाने के शौकीन ऐसे होते हैं जिन्हें जो मिल जाए वो खाते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो छोले भटूरे हैं वो रेस्टोरेंट के हैं या गली के हैं, वो गली के नुक्कड़ के भी छोले भटूरे खा लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर गंदा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो जैसा भी खाना हो उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है। तो ऐसा होता है कार्बोवेज का पेशेंट, इतना खाने का शौकीन होता है कि इतना ज़्यादा खा लेता है कि उसके बाद इसको बॉडी में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है ना। जैसे कि इतना ज़्यादा खा लेता है उसके बाद उसको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हेडेक फ्रॉम ओवर ईटिंग, या इतना खा लेगा कि पेट उसका इतना फूल जाता है कि अब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना। तो ये देखता नहीं है, समझता नहीं है कि इसकी बॉडी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ गलत है, मैं हेल्दी खाना खाऊं, ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को नुकसान दे रही है, उसको कुछ पड़ी नहीं होती। उसको बस ये है, एक प्लेट छोले भटूरे से क्या होता है, अरे खा लो कल देखी जाएगी, है ना। एक प्लेट गोलगप्पे खाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, पाइल्स की प्रॉब्लम है, चलता है, हो जाएगी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब प्रॉब्लम छोटी होती है ना, जब प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देता, फ्रिवुलस होता है, सोचता है हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, चल रही है गाड़ी, चलने दो, हर काम को टालता रहता है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तब इसको एहसास होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना। तो
कार्बोवेज की मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि यार ये मैं खाना थोड़े दिन छोड़ दूँ या मैं ऑयली खाना ना खाऊं, तो वो अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ जाता है और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेता है। ये दिक्कत है कार्बोवेज के साथ, राइट। अब जैसा कि हमने देखा कि कार्बोवेज के पेशेंट बहुत टिमिड होते हैं, शाय होते हैं, हाँ, तो ऐसे पर्सन्स को अगर कोई बहुत परेशान कर रहा है या कोई इनको बहुत गुस्सा कर रहा है तो ये अपना गुस्सा तो उसके ऊपर निकाल नहीं पाते ना, इतनी हिम्मत नहीं होती इनके अंदर कि सामने वाले से लड़ाई करें या गुस्सा करें, क्योंकि शाय होते हैं तो ये अपने गुस्से को अंदर दबा लेते हैं। और फिर कैसे निकालते हैं अपना गुस्सा? ताना मार के, है ना, उसको ताना मारेंगे या उसका थोड़ा बहुत मजाक बनाएंगे, इस तरीके से ये पर्सन सार्कास्टिक हो जाते हैं। तो ये भी आप समझने वाली बात है कि जितने भी टिमिड कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, जो इतने बहादुर नहीं है, फियरफुल है, डरपोक है, वो जनरली सार्कास्टिक हो जाते हैं, ताना मारते हैं, वो ताना मार के अपना गुस्सा निकालते हैं, राइट। अब शुरुआत में तो कार्बोवेज ताना मार के अपना गुस्सा निकालेगा, लेकिन अगर वो पर्सन फिर भी उसको परेशान करता जा रहा है तो फिर कार्बोवेज इनडिफरेंस की स्टेज में पहुंच जाता है। अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई उसे कुछ बोल रहा है, कोई उसके बारे में अच्छा बोल रहा है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई उसको बुरा बोल रहा है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसका ब्रेन रिएक्ट करना बंद कर देता है, एक इनडिफरेंस की स्टेज में चला जाता है वो, है ना, राइट। अब ये मेन थीम है कार्बोवेज की, स्टेसिस, स्लोनेस एंड स्लगिशनेस। पूरी बॉडी के अंदर कार्बोवेज की स्लगिशनेस हो जाता है, एक ठहराव सा आ जाता है ना। अब ये ठहराव जब ब्रेन में आ जाएगा तो ब्रेन जो है एकदम डल हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, ब्रेन रिएक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक स्लोनेस आ गई है, इसीलिए जो है पेशेंट इनडिफरेंस की स्टेज में चला जाता है ना। वहीं ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन जा रही है वो ब्लड सर्कुलेशन भी स्लगिश हो जाती है, तो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है ब्रेन में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, भुलक्कड़ हो जाता है, फॉरगेटफुल हो जाता है, चीज़ें भूल जाता है, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता है, क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ पे रिएक्ट करना है ना। तो इस तरीके से जो है, इसलिए कार्बोवेज जो है इनडिफरेंस की स्टेज में पहुंचता है ना, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक स्लोनेस आ गई, एक स्लगिशनेस, एक ठहराव सा आ गया, है ना। अब यही स्लगिशनेस अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाती है तो पेशेंट के अंदर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, तो पेशेंट क्या बोलता है कि सारी दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो, फैन तेज कर दो, है ना, क्योंकि उसको हवा चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ऐसे में कई बार हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि पेशेंट हॉट है क्योंकि वो चाह रहा है कि पंखा तेज कर दो, लेकिन नहीं, पेशेंट तो चिली है, उसने कंबल ओढ़ रखा है, फिर भी वो बोल रहा है कि पंखा तेज कर दो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो पंखा तेज करा रहा है, राइट। नेक्स्ट, अगर यही स्लगिशनेस जीआई सिस्टम के अंदर आ जाए तो जो इंटेस्टाइन है वो ठीक से मूव नहीं करेंगे, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो चुकी है, तो अब जो खाना है वो इंटेस्टाइन में बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और इंटेस्टाइन में बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो अब जो वो खाना है वो सड़ना शुरू हो जाता है ना। तो इसीलिए इन पेशेंट के मुंह में से बहुत गंदी स्मेल आती है, इरेक्टेशंस जो आती हैं, डकारें आती हैं, उसके अंदर भी बहुत स्मेल होती है ना। तो इस तरीके से इसके पूरे सिस्टम के अंदर स्लगिशनेस आ जाती है, राइट। अब ये पेशेंट्स को पाइल्स की, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पाइल्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, कार्बोवेज की जो पाइल्स होती है ना उसको बोलते हैं वाइट पाइल्स या वाइट हेमरॉइड्स। तो ऐसा नहीं है कि वो वाइट होती है, बट अगर आप बॉडी के कलर के साथ उसको कंपेयर करोगे ना तो वो थोड़ी सी पेल होती है, तो इसलिए उसको वाइट हेमरॉइड्स बोल दिया जाता है ना। अब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्लगिशनेस आ जाती है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है, हर बॉडी पार्ट में पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसीलिए कार्बोवेज इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर नेक्रोसिस, गैंग्रीन, राइट। ओके, अब कार्बोवेज को पेशेंट को जो कॉन्स्टिपेशन भी होती है और डायरिया भी होता है। कॉन्स्टिपेशन में कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये है कि पेशेंट को सॉफ्ट स्टूल आता है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, जैसे एलुमिना के अंदर, सीपिया के अंदर और बहुत मेडिसिन के अंदर भी ये सिम्टम मिलता है। और डायरिया कैसा होगा कार्बोवेज का? उसके अंदर एक थिन ब्लडी फ्लूइड निकलता है और बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, ओके, राइट। अब कार्बोवेज
कब बनता है कार्बोवेज? जब किसी पर्सन को एक मेजर इलनेस हुई और उस मेजर इलनेस के बाद अब उसके अंदर एक स्लो डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज स्टार्ट हो गई है, देन वी कैन थिंक ऑफ कार्बोवेज। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ, मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, और उसके बाद से उसको भूख लगनी कम हो गई, उसको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब जो हेपेटाइटिस है वो 10 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक उसको ठीक से भूख नहीं लग रही है, ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, थिंक ऑफ कार्बोवेज। ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है और जॉन्डिस के बाद उसको पाइल्स की या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, थिंक ऑफ कार्बोवेज। या फिर ऐसे पेशेंट जिनको पिछले 10-15 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक से उनका खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा और ये एसिडिटी उनकी ठीक ही नहीं हो रही 10-12 साल से, थिंक ऑफ कार्बोवेज। ओके, नेक्स्ट, इन पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। अब क्यों होती है वीकनेस? जैसा कि हमने देखा, जब खाना ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो खाना उसको एनर्जी ही नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। तो इन पेशेंट के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि ये कोई भी काम नहीं कर पाते, है ना, कोई भी मेंटल या फिजिकल काम करने में इनको बहुत आलस आता है और ये कर ही नहीं पाते हैं। और अगर इन्होंने थोड़ा सा कोई काम कर भी लिया तो इतनी कमज़ोरी इनको फील होती है, इनको ऐसा लगता है कि बस मैं तो बेहोश हो जाऊँगा, मैं तो अब गिर ही जाऊँगा, इतनी इनको थकान महसूस होती है ना। और इस थकान के साथ इनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, राइट। अब कार्बोवेज के अंदर हर सिस्टम में से ब्लीडिंग होती है, चाहे वो अल्सर्स हो, लंग्स हो, यूट्रस हो, राइट। अब ब्लीडिंग कैसी होती है कार्बोवेज की? ब्लीडिंग होती है इसकी स्लो पैसिव ब्लीडिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ब्लड जो है निकल रहा है, नहीं, बहुत हल्का हल्का स्लो लेकिन कॉन्टिन्यूस ब्लड लॉस होता रहता है। और जो ब्लड होता है वो डार्क कलर का होता है ना। यहाँ हम इसको फॉस्फोरस के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉस्फोरस की जो ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड होती है, बहुत प्रोफ्यूज होती है ना, और एक्टिव और गशिंग ब्लीडिंग होती है ना, बहुत लार्ज अमाउंट में ब्लड जा रहा है। लेकिन कार्बोवेज में नहीं, स्लो पैसिव ब्लीडिंग होती है इसकी, राइट। फीवर के अंदर कार्बोवेज कब सोच सकते हैं? जब चिल स्टेट में, मीन्स जब पेशेंट को कपकपी आ रही है उस टाइम उसको ठंडा पानी चाहिए, और जब हीट स्टेट आ जाती है, जब फीवर आ जाता है, उस टाइम उसको बिल्कुल पानी की प्यास नहीं लगती, ठीक है। अब जितने भी डिस्चार्जेस है कार्बोवेज के वो सब ऑफेंसिव होते हैं, राइट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोवेज इज़ अ लाइफ सेविंग रेमेडी, है ना। जब किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे किसी एक्सीडेंट में, या फिर जब किसी को कॉलरा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस वॉमिटिंग और डायरिया के बाद जब इतना ज़्यादा लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है तो पेशेंट एक कोलैप्स स्टेट में चला जाता है, एक बेहोशी की हालत में पेशेंट चला जाता है। उसके अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि अगर आप उसकी स्किन टच करेंगे तो बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी मिलेगी, और पल्स उसकी फील नहीं हो गई, है ना, पल्स इतनी वीक हो जाती है। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर एक स्लोनेस और स्लगिशनेस की स्टेट आ जाती है ना, पूरी बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ब्रेन में ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। तो पेशेंट एक बेहोशी की हालत में चला गया, पूरी बॉडी उसकी ठंडी पड़ चुकी होती है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि पेशेंट बस अब मरने ही वाला है। इस स्टेट में अगर आप उसको कार्बोवेज देंगे तो कार्बोवेज उसको उस मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है, राइट। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी जो है वो इमरजेंसी कंडीशंस में भी बहुत यूज़फुल है, राइट। तो एलिमेंट फ्रॉम इसको कहाँ से आते हैं? आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स, आफ्टर टेकिंग एलोपैथी मेडिसिन। ये पेशेंट बहुत ना सेंसिटिव होता है एलोपैथी मेडिसिन को। तो आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जब पेशेंट ने एंटीबॉडी खाई, मतलब वो एंटीबायोटिक्स खाई, और एंटीबायोटिक्स खाने के बाद अब उसको वीकनेस आ गई है, थिंक ऑफ कार्बोवेज। या फिर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन जिसने उसने खा ली और उसके बाद उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है, उन केसेस में भी कार्बोवेज बहुत यूजफुल होती है। या फिर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फिश एंड मीट, यू कैन थिंक ऑफ कार्बोवेज। सो दिस इज़ द होल पिक्चर ऑफ कार्बोवेज। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।